of units, hygiene condition required in bakery plant operation and importance of bakery equipment. तो हमारा जो ये जो टॉपिक है इसके इसके अंदर काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है। बेकरी के अंदर कि जो हमारा लेआउट है, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो एडजस्टमेंट है हमारे, कि कौन सा सेक्शन कहाँ बनाना है, कैसे करना है, किस एरिया में कितना हमें मशीनों को रखना है, उस चीज़ को हम लेआउट बोलते हैं। और इससे पहले कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे द पेस्ट्री मैन अगर हम बोलते हैं, द पेस्ट्री मैन का काम क्या होता है, जो हॉट एंड कोल्ड प्रोडक्ट, स्वीट, सॉसेज, पेस्ट्री, केक्स वगैरह इन चीज़ों को बनाता है। अगर कन्फेक्शनर्स की बात करें तो इसकी स्किल्स होती हैं जो वेडिंग केक्स पे, पैटीज़, सेलिब्रेशन केक, आइसक्रीम्स वगैरह, जो बर्थडे केक्स वगैरह बनाते हैं। बेकर क्या है, जो ब्रेड रोल, बांस, फैंसी कुक, बिस्किट, कुकीज़, इसमें इसका हाथ अच्छा होता है। प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ओवरऑल को देखता है, असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को हेल्प करता है, उसके नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं जो आगे रिपोर्ट करते हैं असिस्टेंट मैनेजर को। परचेज ऑफिसर का काम जो भी रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन को या कंपनी को, परचेज ऑफिसर उन चीज़ों को परचेज करते हैं। सेल्स मैनेजर का काम है बेचना, और मेंटेनेंस मैनेजर है जो काम करता है जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनें हैं, उन चीज़ों को मेंटेन करना, उनकी रिपेयर करना, उनकी सर्विसेज करना, इन चीज़ों का काम मेंटेनेंस मैनेजर के अंडर होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट हो सकते हैं। अगर हम लोग बेकरी इंडस्ट्री की बात करें, वैसे कोई भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो बेकरी इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ इम्पोर्टेंट, कोई भी इंडस्ट्री जब हम लगाते हैं तो कुछ एक ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये कि आपकी जो कंपनी है वहाँ पर उसके आसपास मार्केट किस तरह का है, लेबर आपको कितनी इजीली अवेलेबल हो रही है, रॉ मटेरियल कितना इजीली अवेलेबल हो रहा है। ये चीज़ें भी कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड है उस रखा जाता है माइंड के अंदर जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं। और बेकरी के अंदर इन चीज़ों का थोड़ा सा कम होता है। अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग एनवायरनमेंट जरूर होना चाहिए, लेकिन रॉ मटेरियल ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आती है रॉ मटेरियल की बेकरी इंडस्ट्री के अंदर। बेकरी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें छोटी बेकरीज के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, होती है मैन पावर की, स्किल्ड लेबर की। क्योंकि बेकरी एक तरह से, बेकरी एक टेक्नोलॉजी है, एक साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। अगर इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप एक रेसिपी को देख लो और अगर नेट से आपने कोई फ्लो डायग्राम देख लिया और आपने यूट्यूब से देख लिया और आप उसको बनाना सीख लोगे इजीली, नहीं। ये एक तरीके की प्रैक्टिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर। आप कभी बिस्किट खाओगे, कोई भी ब्रेड खाओगे, कोई भी बेकरी प्रोडक्ट खाओगे, तो लगभग इंग्रेडिएंट लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और उनकी जो अपीयरेंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो वो स्किल्स जो आती हैं वो आती हैं एक्सपीरियंस के साथ। अगर बात करें कि जैसे छोटा सा डायग्राम दे रखा है इन्होंने, एक लेआउट दे रखा है कि यहाँ पर टेबल होना चाहिए, इधर डो मिक्सर, ताकि इजीली ये रीच में हो, डिवाइडर, मोल्डर, ठीक है। उसके बाद वेइंग एरिया, मतलब एक फ्लो पैटर्न के तौर पे ही अगर हम मशीन को एडजस्ट करेंगे और हमारा डायग्राम बनाएंगे, लेआउट बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्पेस भी बचता है और हमारा जो काम है वो भी फ्लो में आता है, और लेबर भी हमारी मैनेज हो जाती है और लेबर हमारे को लगानी भी कम पड़ती है। तो जब भी कोई प्लांट आप लोग एडजस्ट कर रहे हो तो उसका एक लेआउट बनाओ, उसके अंदर स्पेस को नाप के, आपकी मशीन्स कितनी है, कितनी साइज़ की हैं, कितना आसपास का उनको एरिया चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग उसको मशीनों को एडजस्ट करते हैं और एक फ्लो डायग्राम में करते हैं कि पहले हमें क्या करना है, वेइंग करनी है, फिर हमने मिक्सिंग करनी है, फिर देखो मिक्सिंग के बाद डिवाइडिंग करनी है, फिर मोल्डिंग करनी है या फर्मेंटेशन करनी है, ओवन है, फिर उसके ओवन के बाद हम लोग यहाँ पे कूलिंग करते हैं, फिर उसका पैकिंग करते हैं, पैकिंग के बाद यहाँ पर होलसेल ट्रेड है और यहाँ पर हमारा रिटेल सेल्स है। तो एक फ्लो पैटर्न के अंदर ये चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे स्टाफ एंटर यहाँ से करेगा, स्टाफ रूम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, स्टोर रूम है, स्टोर रूम मिक्सिंग एरिया या हम कह सकते हैं वेइंग एरिया के पास हो, ताकि आसानी से सामान लाना ले जाना, इन जो रॉ मटेरियल है वो आसान हो जाए, ठीक है। हाइजीन कंडीशन की बात करें तो हाइजीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फूड की इंडस्ट्री के अंदर तो खासकर करता ही करता है। और
प्रॉपरली क्लीन करना हर एक बैच, मतलब हर एक प्रोडक्शन सिस्टम के बाद, या हम कह सकते हैं बैच सिस्टम के बाद, तो काफ़ी बार कई चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। लेकिन इसलिए क्या करते हैं, हर कंपनी अपना एक शेड्यूल बनाती है, क्लीनिंग शेड्यूल बनाती है कि वो जिस तरह का प्रोडक्ट बना रही है उसके हिसाब से क्लीनिंग शेड्यूल बनाती है। तो उस शेड्यूल को पूरा तरीके से मेंटेन करना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए, जैसे अगर हम बात करें एट द एंड ऑफ ईच प्रोडक्शन और रन ऑल, अगर हम क्लीनिंग करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो हमारी मशीन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगी, हमारी प्रॉपरली काम करती रहेंगी, उनमें जो मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं वो कम आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरा बेनिफिट क्या है क्लीनिंग, अगर जैसे अगर हमें क्या है, मशीन हमें न्यू यूज़ करनी है तो उसको प्रॉपर तरीके से कवर करना चाहिए। मूविंग पार्ट्स है उसके ऊपर ऑलरेडी एक तो कवर होना ही चाहिए ताकि कोई उंगली वगैरह या कोई हाथ ना डाल दे। और उसके अलावा कि अ, हम अगर वॉशिंग कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे वॉशिंग कर रहे हैं, तो वॉशिंग करने के बाद अगर किसी जगह ग्रीसिंग की ज़रूरत है वहाँ पर हम ग्रीसिंग करें। कोई ऐसी मशीन है जिसको हमें ज़रूरत ज़्यादा देर नहीं पड़ रही है तो हम उसको कवर करके रखें, ठीक है। वार्म वाटर जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रहा है, गर्म पानी की हमें जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से गर्म पानी टेम्परेचर को यूज़ करें। फैब्रिक कन्वेयर है उसको टाइमली चेक करते रहें। फैब्रिक कन्वेयर जैसे मोल्डरिंग टाइप ऑफ बिस्किट है उनमें ज़्यादा, मतलब एक टाइम लिमिट के बाद वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि जो उनकी सीविंग है, जो सिलाई है उनकी, वो ख़राब होने लग जाती है। तो उनको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो वेस्टेज भी ज़्यादा करती हैं। और एक टाइम उसकी एक उनकी कैपेबिलिटी होती है कि इतना टन ये कर सकती है, 5 टन 10 टन 15 टन 20 टन, उसके बाद उसको चेंज करना ज़रूरी है, उसको करते रहना चाहिए। और ये अगर आपके ट्रेज हैं उनको भी उल्टा करके साफ़ करके रखते रहना चाहिए ताकि उनके अंदर कोई कचरा या गंदगी वगैरह गिरती ना रहे, ठीक है। अगर हम बात करें मेजर सोर्सेज की, तो मेजर सोर्सेज की अगर हम बात करें, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स हैं वगैरह, इसके अंदर ज़्यादा रहते हैं। तो फ्लाई इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उसको उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्क्रीन्स वगैरह, वेंटिलेशन फैंस वगैरह वो हमें लगाना चाहिए। अगर जहाँ पे हमें मजबूरी है कि हमें विंडो खोल के रखनी है, डोर हैं वो ऑटोमेटिक बंद होने वाले एयर कर्टेन सिस्टम लगा होना चाहिए, जहाँ पर हम या प्लास्टिक की स्ट्रिप होती हैं, पट्टियाँ सी लगी होती हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर लगाई होनी चाहिए ताकि एयर बाहर का से और अंदर का एनवायरनमेंट है वो भी क्या हो, बीच में एक उसके पार्टीशन के तौर पे एयर स्ट्रिप्स को और एयर कर्टेन, हवा क्या होती है ऊपर ना, दरवाजे के ऊपर एक ब्लोअर लगा देते हैं, जैसे दरवाज़ा खोलते हैं वो हवा के प्रेशर से आती है और वो एक दीवार बन जाती है अंदर के एनवायरनमेंट के और बाहर के एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है। उसके अलावा रोडेंट्स कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। अगर कहीं पर हमें चूहे पकड़ने का सिस्टम मेंटेन लगा के रखना चाहिए। लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, प्लास्टिक स्क्रीन्स होनी चाहिए, कांच का कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कांच अगर गिर गया तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोशिश ये करनी चाहिए, खासकर जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ओपन एरिया में रह रहा है, ओपन हो रहा है, उस एरिया के अंदर कम से कम उसके मतलब कम से कम ऐसी चीज़ें हों जो टूट के गिर के उनके अंदर गिर सकती है। मान लीजिए कोई टेबल है, जिस टेबल के ऊपर आप कोई चीज़ रख रहे हो ओपन में, और उसके जस्ट ऊपर अगर आप कोई मतलब बल्ब लगा दिया आपने या कुछ ऐसी चीज़ लगा दी, तो उससे बड़े चांसेस रहते हैं कि हो सकता है वो टूट के गिर जाए, उसका नट बोल्ट गिर जाए। दीवारों के ऊपर आप लोग अगर एसएस की शीट्स कहीं पर ज़रूरत है तो वहाँ पर वो लगाओ, ठीक है। और ख़ासकर उन जगहों पे सेफ्टी जैसे एसएस शीट्स जरूर लगानी चाहिए जहाँ पर दीवार का टूट, जैसे हम लोग कोई चीज़ को मूव कर रहे हैं तो कई बार आपने देखा होगा घरों में भी ना दीवारों के साइडों से चीज़ें टकरा जाती हैं और टूटने, और वो सीमेंट फिर उखड़ जाता है। तो उस चीज़ सीमेंट क्या है वो फैल जाएगा, मिक्सिंग में जा सकता है, हमारे प्रोडक्ट में जा सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, शीट्स लगा देते हैं ताकि दीवार भी सेफ हो जाए और वो कचरा भी हमारे उसमें ना जा पाए। उसके बाद बेकरी इक्विपमेंट्स की अगर आप बात करें तो स्मॉल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, लार्ज इक्विपमेंट्स भी होते हैं। स्मॉल इक्विपमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें, मिक्सिंग बाउल्स है, मफिन पैन्स हैं जो आपको दिखा था, टेबल स्क्रैपर है जो स्क्रैप करता है, बेकिंग के लिए जो ट्रे हैं, ब्रश है, ब्रेड वाले जो मोल्ड्स होते हैं जिसके अंदर ब्रेड डालते हैं, ब्रेड काटने वाली नाइफ है, छलनियाँ हैं, हैंड ब्लेंडर है, थर्मामीटर है, छलनियाँ, टाइमर, स्पून, जूसर, कूलिंग वायर रैक,
ठीक है। ये सारे क्या आते हैं, स्मॉल उसमें आते हैं। जैसे अगर आपको कभी देखेगा प्लेटिन्स है, ये सारे क्या है, स्मॉल स्केल टाइप ऑफ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। ये विस्कर है, ठीक है, ग्रेटर, स्पैचुला। तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ड का। उसके बाद अगर हम बात करें बड़े, अगर उसकी बात करें तो वेइंग स्केल्स हैं, जैसे जो वेट करने वाली मशीनें हैं। फ्लोर शिफ्टर, शिफ्टर का मतलब है जो छानने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शिफ्टिंग के लिए। तो उसके बाद स्पायरल डोर मिक्सर्स हैं जो हमारे, वो भी बड़े इक्विपमेंट्स में आते हैं। पेलेंट्री मिक्सर्स, जैसे ये इस तरह के मिक्सर्स को पेलेंट्री मिक्सर बोलते हैं। इसके साथ ये अटैचमेंट होती है, हमारे को हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके हिसाब से मिक्सिंग के लिए अलग अलग ब्लेड यूज़ किए जाते हैं। और डो डिवाइडर होते हैं, जैसे ये ब्लेड स्लाइसर है, यहाँ पर ब्रेड रखते हैं और यहाँ से ये स्लाइस में कन्वर्ट करता है। ठीक है। डो डिवाइडर का मतलब है डो को डिज़ायर्ड वेट के अंदर अलग अलग अपने आप ऑटोमेटिक काट देना। डो शीटर्स है, शीट्स बनाता है, वो फैला देता है, जैसे रोटी बेलते हैं तो वो काम डो शीटर करता है। उसके बाद अवन्स हैं, जैसे ये सिंगल डेक ओवन बोलते हैं इसको। ठीक है। इस तरह के ओवन्स को डेक ओवन बोलते हैं। ये इस तरह का ये ओवन है, इसके अंदर ये रोटरी ओवन है। ठीक है। इसके अंदर एक रैक लगा होता है जो घूमता रहता है। हाँ, आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, आपका बैच सिस्टम है या कंटिन्यूस सिस्टम है, उसके हिसाब से अलग अलग तरीके के ओवन लगते हैं। हीटिंग सिस्टम भी कुछ में कोयल का सिस्टम होता है, कोयले का, कई जगह गैस यूज़ की जाती है, कई जगह ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। तो आपका कितना आपको प्रोडक्शन है, कितना आप लोगों को चीज़ें आपकी हैं, उसके हिसाब से ओवन्स हैं वो डिफरेंट हमारे होते हैं। उसके बाद है प्रूविंग चैम्बर, जहाँ पर हम लोग अगर ब्रेड की बात करें खासकर, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी चैम्बर्स वगैरह या प्रूविंग चैम्बर हम लोग कहते हैं। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए चैम्बर्स का यूज़ करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ पर वैसे उसके लिए हमारे पास प्रूविंग चैम्बर होते हैं हमारे, जैसे अपने लैब के अंदर भी एक है, ओवन जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसके अंदर प्रूविंग चैम्बर। वर्किंग टेबल, यानी वर्किंग टेबल वो ये टेबल वाले जहाँ पर हम लोगों को गूंदना है या काटना है या कोई भी काम करना है, उसके लिए हम लोग वर्किंग टेबल यूज़ करते हैं। एसएस का ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स, आप लोगों को पता है रेफ्रिजरेटर्स कौन से होते हैं। उसके बाद डीप फ्रीजर्स, ठीक है, 140 लीटर से 380 लीटर की कैपेसिटी की होती है, डिपेंड करता है। ऐसे रेफ्रिजरेटर हैं 100 लीटर से 380 लीटर के अराउंड होते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं इस हमारे जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने करना है। कई बार एक नोट आ जाता है कि राइट ए ब्रीफ नोट ऑन लेआउट ऑफ बेकरी इक्विपमेंट्स, या हाउ टू सेटअप, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन लेआउट एंड सेटिंग अप ऑफ यूनिट, बेकरी यूनिट, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, या फिर डिफरेंट लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ बेकरी इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बेकरी इक्विपमेंट, मेंटेनेंस के अंदर कोई भी जो मूविंग पार्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ओवन की, ओवन के अंदर ज़्यादातर जो चांसेस रहते हैं ख़राब होने के, अगर हम लोग रोटरी ओवंस की बात करें या जहाँ जो हमारे ओवंस हैं, इलेक्ट्रिक ओवन है, वहाँ पर हीटिंग एलिमेंट है जो, ठीक है, उसका ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस रहता है। ऐसे ही सेंसर्स हैं, उनको कंटिन्यूसली चेक करते रहना चाहिए, क्लीन करते रहना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से सेंसिंग करें। टेम्परेचर वगैरह जो थर्मोस्टेट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनके क्रॉस चेक करते रहना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, कई जगह गैस बर्नर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर गैस बर्नर है जो बर्नर्स की क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से करते रहना चाहिए, ताकि एक अच्छे तरीके से, ऐसा ना हो कि 2-3 बर्नर बीच में बंद हो गए तो वो क्या करेगा, इरेगुलर उसकी बेकिंग करेगा, प्रॉपर तरीके से बेक नहीं करेगा। कुछ जगह से डार्क आ गया, कई जगह से लाइट हो गया, कच्चा रह गया, कई जगह से बहुत ज़्यादा ओवर बेक हो गया, तो इस तरह की कंडीशन आने के चांसेस रहते हैं। मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो मिक्सिंग बाउल्स के अंदर बेसिकली दिक्कत ज़्यादा नहीं रहती है अगर हम लोग अच्छी क्वालिटी चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस किसी भी हमारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरी होती है। अगर हम बड़ी इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर सब ऑटोमेशन सिस्टम होता है, मटेरियल अपने आप उठेगा, छनेगा, शिफ्टिंग होएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक वो रेसिपी के हिसाब से मिक्सर में गिरता रहेगा। और हाई स्पीड मिक्सर्स यूज़ करते हैं। हाई स्पीड मिक्सर्स के अंदर एक चीज़ क्या होती है कि जब हम हाई स्पीड मिक्सिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसके कारण फैट है वो मेल्ट हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, साइडों में ठंडा पानी की एक पाइप लगी होती है जो टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। और बैच सिस्टम टाइप ऑफ अगर हम मिक्सर्स की बात करें, या अगर हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बड़े मिक्सर्स की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ये पेलेंट्री मिक्सर वगैरह इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है।
और ब्रेड स्लाइसर्स वगैरह, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से बेकरी इंडस्ट्री बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी आपने देखा है। गैस सिस्टम भी हो सकता है, ऑटोमेशन सिस्टम भी हो सकता है। तो इंडस्ट्री के हिसाब से, इक्विपमेंट्स के हिसाब से हमारी जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस चार्ट मेंटेन करना होता है, जिसका जो मेंटेनेंस मैनेजर का काम होता है। इवन जो इंडस्ट्रीज़ हैं मेंटेन जो प्रोडक्ट प्लांट को बनाती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ भी क्या करती हैं, एक एसओपी देती हैं, उसके तरीके से उसको अगर हम मशीन को यूज़ करेंगे तो जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी रहती है हमारे इक्विपमेंट्स की। ठीक है, तो इसके अंदर हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बालों मतलब सिर को कवर करके रखो, पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हाइजीन का मतलब आप खुद, आपके नाखून साफ़ होने चाहिए, हाथों में कुछ पहना नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे पर्सनल हाइजीन की अगर हम बात करें, बाल बड़े नहीं होने चाहिए, दाढ़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपकी जो अपन हाथ से ऊपर ही आपका जो आपके बाल हैं वो उसमें नहीं होने चाहिए, ताकि वो उसमें ना चले जाएं। उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे पर्सनल हाइजीन, अगर हम इसके अंदर ये रहा पर्सनल हाइजीन। हाँ, अगर आप बीमार हो तो आपको प्लांट में नहीं आना चाहिए। अगर आप जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि बंदा बीमार अपना उसके अंदर जैसे कि वॉशिंग है, हाथ जो धोना है वो प्रॉपर तरीके से धोना चाहिए। अगर आपको छींक वगैरह आ रही है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको मतलब इग्नोर करो और उसको अच्छे तरीके से मतलब हम ना उसको वो करें, हाथ ना धोएं। ठीक है, कवर करके रखना मास्क से। तो ये जो चीज़ें आती हैं वो सारी पर्सनल हाइजीन के अंदर आती हैं। फूड सेफ्टी का एक चार्ट इसके अंदर आपको दिखाता हूँ। जो तो मेरे एंड पे मुझे लगता है कि बेकरी के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे लगभग हो गए हैं। अब जैसे ये इसके अंदर दिखा रहा है, ये पेड़ है। चलो पर्सनल हाइजीन का मैं आपको ना एक फ़ोटो शेयर करूँगा इसके अंदर, अगर हो सका तो। पर्सनल हाइजीन एंड फूड सेफ्टी। पिन इंटरेस्ट के अंदर है और पिन इंटरेस्ट वाले उसको पेड होकर करेंगे। चलो ये चीज़ मैं आप लोगों को आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, पर्सनल हाइजीन बस जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो तो काफ़ी चीज़ों को, इन चीज़ों को वो करती हैं अपना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल मतलब इंटरेस्ट लेती है। और वो लेना भी चाहिए, क्योंकि फूड के अंदर कंटामिनेशन, इवन ये फूड है वो डायरेक्टली हम हमारा जो कंज्यूमर है उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके लिए हमारे हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके से और हाइजीन कंडीशन के अंदर उसको बना होना ज़रूरी हो चाहिए। अगर अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप उसको हाइजीन कंडीशन में नहीं बनाओगे तो वो फाइन क्या होगा कि प्रोडक्ट है हमारा वो कंटामिनेशन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा क्या है कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोगों को प्रोडक्ट को इस तरह बनाना चाहिए कि हम वो प्रोडक्ट खुद खाएंगे। ठीक है, अगर हम ये सोच के किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे, हम लोग कुछ चीज़ों को माइंड में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि
वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इजी हो जाएंगी और चीज़ों को मेंटेन मतलब मैनेज करना भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम लोग अगर हम लोग ये माइंड में रखेंगे कि यार हमें क्या खाना है थोड़ी ना है, तो वो फिर एक ऐसा सिस्टम हो जाता है कि हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते। ठीक है। तो जब भी आप कोई काम करो एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, हम लोगों का काम सिर्फ प्रोडक्शन करना नहीं होता। हम लोगों को उसके साथ साथ हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइंड में रखनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम लोग को क्वालिटी के साथ अगर हम लोग काम करें तो ही बेटर हम लोग कह सकते हैं कि हम एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अदरवाइज़ तो प्रोडक्शन करना या प्रोडक्ट बनाना ये तो सारे कर ही रहे हैं। ये तो अगर आपसे मेरे ख्याल से बेटर अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपसे बेटर मुझे लगता है कि कोई भी बंदा वहाँ पर जो काफ़ी दिन से काम कर रहा है, एक अनपढ़ बंदा, लेकिन उसका हाथ जो रेसिपी वगैरह में ओवंस पे अच्छा है तो वो अच्छे से कर सकता है। लेकिन आप हमें रखा जाता है कि वो जो पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, उन चीज़ों को हम लोगों को फॉलो करवाना है। जैसे देखो ये है आपके मतलब प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग पहननी चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, हेयर नेट पहनना चाहिए, खांसी करना या स्मोकिंग करना या कोई वहीं पे प्रोडक्ट खाना या हाथों में रिंग पहनना, ठीक है, कोई बैंडेड लगी हुई है आपके पास या कोई परफ्यूम लगा रखा है जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस का है, ठीक है, या फिर आपने जो आपको कपड़े मिले हैं प्रोडक्शन एरिया के लिए आप उनको बाहर पहन के घूम रहे हो, या अगर कोई चूहा वगैरह या मच्छर वगैरह दिखता है तो उसको रिपोर्ट करना, ये सारे हमारे जो हैं वो एक तरीके से पर्सनल हाइजीन के अंदर आते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी आपके इस टॉपिक के अंदर, और मुझे लगता है कि इस टॉपिक में ये चीज़ें बहुत हैं आप लोगों के लिए। तो आप बेकरी का अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो मेरा फाइनल अपना रह गया पीएफई का एक टॉपिक, पंप्स का, वो हम लोग करेंगे।